नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइएगा। आपकी लाइव क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, 8 बजे से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे दूसरी सीरीज शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भरपूर मजा लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। व्यक्तित्व मापन में कौन सी एक प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो दोस्तों टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण या स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत से बच्चों ने गलत दिया था। टीएटी परीक्षण करके गए थे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं, हमारी सीरीज के ऊपर आते हैं। पहला प्रश्न सीरीज में है, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आप देख रहे हैं, समाजमिति। समाजमिति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखें प्रश्न नंबर 2। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। आप प्रतिभाशाली बालक की किस प्रकार से सहायता करेंगे? अधिक पुस्तकें दे करके, अधिक समय दे करके, अधिक परामर्श दे करके, संवर्धित अधिगम अनुभव दे करके। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर दो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग। संवर्धित अधिगम अनुभव दे करके एक प्रतिभाशाली बालक की हम सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, विकास के बारे में सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा कथन है जो विकास के बारे में गलत है या असत्य है? संचयी होता है विकास, विकास जोखिम भरा होता है, विकास पूर्व अनुमानित नहीं होता है, या एकीकृत होता है। ध्यान रखना, विकास के बारे में अगर बात की जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, पूर्व अनुमानित नहीं होता है, ठीक है। ये लिखने में गलती हो गई थी, पूर्वानुमेय नहीं होता, यानी पूर्व में हम अनुमानित नहीं लगा सकते कि बच्चे का विकास किस प्रकार होगा, वो किस प्रकार का अधिगम करेगा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम होता है। तो 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु में बच्चा किस प्रकार का अधिगम करता है, ये आप लोग बताएंगे। ज्ञान निर्माण की संक्रिया प्रक्रिया होती है, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया द्वारा अधिगम करता है, या रटने की प्रक्रिया से अधिगम करता है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया से अधिगम करता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों पहला, ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण की संक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों में अधिगम उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास किस अवस्था के प्रारंभ हो जाता है? पूर्व शैशवावस्था में, विद्यालय पूर्व अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत, ठीक है। पूरी की पूरी 100 मॉडल पेपर हम आपको इस चैनल पर देंगे, आप लोग चैनल से जुड़िएगा। प्रतिदिन लाइव 8 बजे रहेंगे आप लोग, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह कौन से नियम का उपयोग करता है? तो तत्परता के नियम का करेगा, या अभ्यास के नियम का करेगा, या प्रभाव के नियम का पढ़ेगा, या फिर अभिवृत्ति के नियम का उपयोग करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, ये जो 3 नियम है, तत्परता का, प्रभाविता का और अभ्यास का, ये जो नियम है ये तीनों थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे, और ये तीनों ही थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रभाव का नियम उपयोग करेगा,
छात्र को सफलता का एहसास कराने के लिए एक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे आप लोग छठवें प्रश्न में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। कक्ष में शिक्षण कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए या तीव्र होना चाहिए? तो आप लोग जब भी कक्ष में पढ़ाने जाते हो तो बच्चों में एक दूसरे के साथ में उन्हें संवाद करवाना चाहिए। किसी भी कविता को पढ़ाने के पश्चात या किसी कहानी को पढ़ाने के पश्चात या किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों में एक दूसरे के साथ डिस्कशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवाद मूलक शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए शिक्षक के द्वारा कक्ष में। समझ में आ रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। किस विद्वान की पुस्तक में छपा हुआ है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है? किस विद्वान की पुस्तक में छपा है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है? तो सिपमैन की पुस्तक में या स्मिथ की पुस्तक में या एरिक्सन महोदय की पुस्तक में या स्टैनले हॉल की पुस्तक में? तो दोस्तों 8वें प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर डी होगा 8वें का उत्तर। स्टैनले हॉल की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म होती है। आ रहा है समझ में? चलिएगा प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन है? यदि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं पाई जाती तो ये किस विद्वान ने कहा था? आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों हरलॉक। ये हरलॉक ने कहा था कि दो बच्चों के अंतर्गत मानसिक योग्यता एक समान नहीं पाई जाती। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वें की बात करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारक आपको ऑप्शन दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 10वें का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वंशानुगत व वातावरण। व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करने के केवल दो ही कारक होते हैं, या तो वो हेरिडिटी हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट हो सकता है। तो दोस्तों जो वंशानुगत होता है वो अपने माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण जो होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। और वातावरणिक लक्षण वो होते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण से बच्चे एक दूसरे से प्रेक्षण या निर्देशन या अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, वो वातावरणीय अधिगम होता है, वातावरणीय लक्षण होते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करने वाले सिर्फ दो कारक हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहला तो है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत। आ रहा है समझ में? चलिएगा बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, भूख या सुरक्षा या प्रतिष्ठा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये बाकी के तीन जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है अभिप्रेरणा का जो कृत्रिम है। तो आप लोगों को प्रतिष्ठा, देखिए प्रतिष्ठा व्यक्ति के पास कब प्राप्त होती है? जब वो अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन काल के अंतर्गत कोई अच्छा कार्य करके बताता है। ठीक है, व्यक्ति को प्यास लगती है, ठीक है, व्यक्ति को प्यास लगेगी, एक स्वाभाविक गुण है, व्यक्ति को प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। भूख लगेगी, एक स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक होता है। और सुरक्षा, अपने आप की आत्म सुरक्षा भी करेगा। ठीक है, ये मैकडूगल सिगमंड फ्राइड ने बताया था। एक तो जीजी विसा, मैं आपको बता देता हूँ, सिगमंड जो फ्राइड थे उन्होंने जीजी विसा के बारे में बताया था और दूसरा बताया था मुमूर्षा के बारे में। तो व्यक्ति के जीने की जो इच्छा होती है उसके अंतर्गत दो तत्व निर्धारित किए गए थे। पहला किया गया था प्रेम और दूसरा किया गया था आत्म सुरक्षा। याद रखना दोस्तों, आत्म सुरक्षा, ये सिगमंड फ्राइड के नियम थे। तो यहाँ पर प्राकृतिक अभिप्रेरणा में तीन ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा है प्रश्न नंबर 11 में ये एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा प्रश्न नंबर 11 में। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, ठीक है।
देखिए आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? 12वीं में शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है या अंत्यक्रिया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 12वीं के अंतर्गत जो होगा राइट आंसर वो होगा छात्र। ठीक है, एक छात्र एक ऐसा कारक होता है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में अधिगम करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो छात्र होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक किसको अधिगम करवाएगा? छात्र को करवाएगा। ठीक है, तो छात्र यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। तो प्रश्न नंबर 12 में बी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, छात्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेबर्न, बीने, बैक्सलर या स्पीयरमैन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिएगा दोस्तों, स्टार लगा लेंगे आप लोग इस प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों बीने। इन महोदय ने कहा था कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने में सबसे पहले व्यक्ति विनय ही थे। ठीक है, बुद्धि का सर्वप्रथम उन्होंने परीक्षण किया था। किसने? विनय महोदय ने। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? तो ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे है, सिगमंड फ्राइड है, मैकडूगल है, पावलाव है, ठीक है, स्किनर है। ये जितने भी महोदय हुए हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन सबके सिद्धांत मैंने आपको हमारे चैनल पर दिया हुआ है। आप लोग वहां से जाकर के अपनी कॉफ़ी और पेन के माध्यम से नोट्स बनाइएगा। प्रतिदिन हम आपको एक मनोवैज्ञानिक, एक विद्वान का सिद्धांत रोज डालते हैं, आप लोग जा करके देखेंगे। तो 14वें का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा यहाँ पर औपचारिक कार्यात्मक। औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है, ठीक है, जो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास करवाती है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छे। चलो प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। अब आपको ये सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। 15 में पहला ऑप्शन दिया प्राकृतिक बुद्धि, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। तरल बुद्धि सिद्धांत केटल ने दिया था। ठीक है, ये बात भी सही है। प्राकृत बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। तरल बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड माउ ने दिया था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है धारणात्मक व्यक्तित्व, ये अल्फोर्ट महोदय ने नहीं दिया था। अल्फोर्ट महोदय ने नहीं दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा आपको यहाँ पर 3 प्रश्न याद हो गए। प्राकृतिक बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, तरल बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया था, और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न याद हो गए, याद रखिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि धारणात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, वो अल्फोर्ट महोदय ने नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी 16 नंबर। देखिए आपको मैं ऐसे प्रश्न छांट करके लाया हूँ कि आप लोगों को अब की बार सिलेक्शन लेना है रेट के अंतर्गत। आप तो ये सोचिएगा 2021 के अंतर्गत रेट किसी भी तरीके से आपके हाथ से खाली नहीं जानी चाहिए। हम आपकी सिलेक्शन में खुशी चाहते हैं। आपका सिलेक्शन 100% होगा यदि आप मेहनत करोगे तो, क्योंकि मेहनत और मेहंदी एक दिन सूखने के पश्चात और घिसने के पश्चात ही रंग लेकर के आती है। तो देखिएगा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर? ठीक है, आपको ये चूज करना है। तो प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन दिया है पर्सनैलिटी एंड कल्चर्स पैटर्न, बिल्कुल सही बात है, प्लांट महोदय ने दिया था। पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये भी टॉल मैन ने दिया था, ये बात भी सही है, प्लांट वाला भी सही है। और व्यवहार का सिद्धांत भी CL हल ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये सिद्धांत लेविन ने नहीं दिया था। आ रहा है समझ में? इसलिए प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा
आपको यहाँ पर 3 प्रश्न फिर से याद हो जाएंगे। संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमे ने दिया था, ये बात भी सही है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ये भी सही है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे भैया बहनजियों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त तीनों ही प्रश्न के तथ्य सही है, तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर डी होगा। आपको हम ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन को कहीं से भी नहीं छोड़ सकते, कैसा भी प्रश्न दे दे, सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न नंबर 18 की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है? आपको 18 नंबर प्रश्न में देखना है गौर से। देखिए पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, अंगूर खट्टे हैं, तो ये कौन सा अधिगम होगा? एक युक्तिकरण अधिगम है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दिवा स्वप्न, बिल्कुल हवाई किले बनाते हैं सपनों में हम। बीमारी में पलायन, रूपांतरण इस पलायन का ही पर्यायवाची है। तो बगुला भगत ये प्रक्षेपण नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ईर्ष्याकरण है, कपटीकरण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। बगुला भगत हम किसी दूसरे के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं, तो इस प्रश्न के अंतर्गत 18वें का राइट आंसर होगा दोस्तों बगुला भगत प्रक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को 18 में लॉक कर देंगे आप लोग। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 सही नहीं है। इसमें से भी आपको कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी क्या यह स्थानिक होगा? क्या यह स्थानिक होगा? बिल्कुल होगा भाई। नर्तकी एक शारीरिक गति होती है भाई। शिकारी, शिकारी प्राकृतिक बुद्धि होती है, बताइए, ये भी बात सही है। लेकिन विक्रेता, विक्रेता अंत्य व्यक्ति होती है भैया, अंत्य, अंत्य व्यक्ति होती है क्या? नहीं होती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 19वें का, विक्रेता अंत्य व्यक्ति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पिंटर पीटरसन परीक्षण या यास एलॉग परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण, सॉरी पास एलॉग परीक्षण है। ठीक है, बताएंगे आप प्रश्न नंबर 20वें में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्मी बीटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है? आर्मी बीटा नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग गौर से पढ़िएगा, आपको ऐसी प्रश्न वाली सीरीज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, सृजनात्मकता के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? आप लोग बताएंगे 21 में। जन्मजात एवं अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, प्रक्रिया एवं परिमाण दोनों, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। तो 21 में जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता के संबंध में एक गलत तथ्य है। ठीक है, तो 21 में आप लोग डी को लॉक करेंगे। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। 22, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, तो यह कौन सा अधिगम होगा? ऑप्शन नंबर दिया है ए संज्ञानात्मक योग्यता होगी, माता पिता से प्रभावित होगी, या उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा होगी, या उपलब्ध उपयुक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, वो अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे पद पर पहुंचने के लिए वो बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, पूरी बरस पढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 23, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। ठीक है, तो ये किस नियम के बारे में बताया गया था, कब किया गया था इस सिद्धांत को प्रतिपादित? शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है।
RT 2009 में बताया था, या NCF 2005 में बताया था, या कोठारी आयोग में बताया था, या मुदालियर आयोग में बताया गया था? तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NCF 2005 में बताया गया था। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम, ये 2005 में बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। आ रहा है समझ में? तो आप लोग 23 का राइट आंसर करेंगे, NCF 2005 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। ऑप्शन दिए हैं विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है, या उपरोक्त सभी। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये तीनों ही तथ्य सही है। क्रियात्मक अनुसंधान की तीनों ही विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा प्रश्न नंबर 24 के अंतर्गत। ठीक है, चलेगा। बात करते हैं 25। बहुत अच्छे। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता होनी चाहिए, यह है। तो बताइए यह कौन से तथ्य के अंतर्गत आता है 25 प्रश्न में? यह व्यापकता होगी, या वैधता होगी, या विभेदीकरण होगा, या विश्वसनीयता होगी? तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों यह विश्वसनीयता के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 25 नंबर प्रश्न के अंतर्गत। आ रहा है समझ में? चलेगा। जो भी भैया बहन जी हमारा प्रश्न वीडियो देख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक के जाए दोस्तों। आप लोगों से मेरा कहना है, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद होगा, आप लोगों को अच्छी हम मेहनत करवाएंगे। 26 का प्रश्न देखेंगे आप लोग। RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। कौन सा दायित्व नहीं है? क्या वो प्रति सप्ताह 45 कालांश नहीं लेगा? बताइएगा। 26 बिल्कुल लेगा भाई, प्रति सप्ताह 45 कालांश लेगा। निजी शिक्षण करवाना ये गलत बात है बिल्कुल, कि बच्चे को हम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, स्कूल में नियमित रूप से भी आ सकता है, सरकार के प्रशिक्षण में भाग ले सकता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वह निजी शिक्षण नहीं करवा सकता, जो भी शिक्षण करवाएगा विद्यालय के अंतर्गत करवाएगा। ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 26 के अंतर्गत निजी शिक्षण करवाना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, वो RT 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। देखिएगा प्रश्न नंबर 27 सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चिंतन स्तर शिक्षण, क्या ये हंट ने दिया था? अब बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल ये हंट ने दिया था। चिंतन स्तर शिक्षण हंट ने दिया था। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया, क्या ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। निर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन में आती है, लेकिन अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन में नहीं आती। और याद रखिएगा एक प्रश्न आपको यहाँ से याद होगा, RT 2009 कब प्रारंभ किया गया था? ये एक्ट कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 2010 में बनाया गया था। बहुत से बच्चों को यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, सबसे पहले 2009 में बनाया गया था, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 1 अप्रैल 2010 को प्रतिपादित किया गया था एक्ट RTA। तो प्रश्न नंबर 27 में का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे आप लोग। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आती है। आ रहा है समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 28, CCE की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे CCE का पूरा नाम आप याद रखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। CCE का पूरा नाम होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिएगा कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 28 में।
तो देखिए योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल करेंगे, पोर्टफोलियो फाइल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग? पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे को गृह कार्य देना, बच्चे को गृह कार्य देना पोर्टफोलियो फाइल बनाना होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर डी होगा इस 28 प्रश्न का राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक विधि सीसीई की विशेषता नहीं होगी दोस्तों। बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा पेपर है, आप लोग याद रखिएगा। इससे भी अच्छा प्रश्न हम आपको बाद में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो देखिएगा ईगो, EGO, ये वैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, बताइएगा आप लोग। 29 में बिल्कुल ये वैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। अचेतन अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था, ये भी बात सही है, ठीक है। प्रोपियम गुण किसने दिया था? आलफोर्ड ने बताया था प्रोपियम गुण के बारे में, लेकिन स्वप्रत्यय सिद्धांत ये केटल ने नहीं दिया था भैया। 29 में ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग, स्वप्रत्यय सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है, आपको बता रहे हैं असंबंधित को छांटिए, असंबंधित को छांटिए। तो देखेंगे नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना जीन पियाजे ने बिल्कुल नहीं दिया था, जीन पियाजे ने। नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के बारे में कोलबर्ग ने बताया था। LCF 2005 को किस समिति के अध्यक्षता में बनाया गया था दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, लेकिन तल रूप सिद्धांत और कर्टलेव ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक तर्कना जीन पियाजे ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारी इस पूरी सीरीज कंप्लीट होती है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आज का हमारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। देखिए निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, वाटसन, CL हॉल या स्किनर? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे रास्ते में शिक्षा के लिए। खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रॉम बलबीर सिंह खुराना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।